हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जितने भी हमारी बुक में क्वेश्चन आंसर हैं, उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को एक एक करके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये एक वेबसाइट है इंटरनेट पर। इस वेबसाइट का नाम दिखा देता हूं आपको, technicalpassion.com। technicalpassion.com स्पेशली NSQF के बच्चों के लिए जो है डिज़ाइन की गई है, और ये हमारे किसी सहभागी हैं कोई, उन्होंने इस वेबसाइट को तैयार किया है। तो हम स्प्रेडशीट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्प्रेडशीट होती क्या है, पहला क्वेश्चन इसका यही है। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में हमें पता है कि टेबल्स की फॉर्म के अंदर हम डाटा को जो है मैनेज करते हैं। तो एक्सेल की जो एक शीट होती है जो हमें दिखाई देती है कुछ इस तरह से, तो एक जो पेज है इसको हम एक स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है। तो स्प्रेडशीट होती क्या है, इसके बारे में जो आंसर है वो इसका ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसका उपयोग रो और कॉलम में डाटा को अरेंज करने और उसमें फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि एक्सेल के अंदर जो रोज़ होती हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ ABCD इस तरह से होते हैं वो हमारे कॉलम्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 लेफ़्ट साइड के अंदर जो काउंटिंग लिखी होती है, लाइंस होती हैं, उनको हम रोज़ बोलते हैं। तो इन रोज़ और कॉलम के अंदर अपने डाटा को अरेंज करते हैं, मतलब सेव करके रखते हैं उसके अंदर। इससे क्या होता है, डाटा को जब हम एक तो इसके अंदर सेव करना आसान है, टेबल्स की फॉर्म के अंदर अगर हम डाटा को सेव करते हैं, और जब दोबारा उसको रीयूज़ करना है हमें, तो उसको रिट्रीव करना, मतलब उसको दोबारा एक्सेस करना भी आसान होता है। बस इसलिए हम डाटा को जो है टेबल्स की फॉर्म के अंदर सेव करते हैं। एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका ही एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर वो इस तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद में आगे लिखता है कि इसमें कैलकुलेशन से संबंधित गणितीय सवालों को हल किया जाता है। गणितीय सवाल मतलब जो कैलकुलेशन से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं, सपोज जैसे हम जो मार्क्स हैं उनका देखना चाहते हैं कि एवरेज मार्क्स क्लास के अंदर कितने आए हैं, या किसी तरह का अगर मान लो कोई बिल है तो उसके अंदर सभी की सभी आइटम्स का टोटल कितना हुआ है, मतलब ऐड करना है या कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, एवरेज निकालना है। तो इस तरह के जितने भी जो मैथमेटिकल जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी को सॉल्व करने के अंदर करने के लिए इसके अंदर फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो उन फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को फॉर्मूलाज को यूज़ करने के लिए और डाटा को मैनेज करने के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन हमारा इसी तरह का है कि MS एक्सेल में ऑटो सम ऑप्शन का क्या उपयोग है। ऑटो सम ऑप्शन का मतलब है, देखो सम का क्या मतलब है, सम का मतलब है कि जोड़ करना, ठीक है। और ऑटो सम मतलब ऑटो का है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिकली मतलब जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, सपोज हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल के अंदर जो है हमने कुछ आइटम्स ख़रीदे हैं, ठीक है, किसी शॉप से, और हर एक आइटम के आगे उसका प्राइस लिखा हुआ है। सपोज़ हम किसी जनरल स्टोर पर हैं और वहाँ से हमने घर का जो भी ज़रूरी सामान है वो लिया है, तो उसके अंदर हर एक आइटम का प्राइस जो है उसके आगे लिखा हुआ है, ठीक है। और जैसे मान लो 1 से लेके 20 तक की आइटम है, ठीक है, लगातार 20 आइटम्स लिखी हुई हैं और उन 20 आइटम्स का जो है सामने प्राइस लिखा हुआ है। तो नीचे उसका टोटल अगर हमें करना है तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बीच के अंदर कि इक्वल टू का साइन लगाते हैं, जहाँ पर हमें टोटल चाहिए वहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाते हैं और फिर उसके बाद में सम लिखते हैं। फिर ब्रैकेट के अंदर जिस कॉलम मतलब जिस सेल का नंबर जहाँ से हम शुरू करना चाहते हैं, सपोज कि ऊपर जो P कॉलम है, P कॉलम, या जिससे इसके अंदर ऑप्शन में दिया है J5 से लेके J8 तक। J5 से J8 का मतलब है कि ये वाला जो कॉलम है जहाँ पर 3 6 5 5 ये लिखा हुआ है, ये J कॉलम है, ठीक है। और J5 का मतलब है कि 5 नंबर, मान लो ये 3 है तो 5 6 7 8, तो 3 से शुरू करके और 5 तक इन सब का टोटल कर दोगे तो इसका आंसर जो है वो ये देख लीजिए आप, 16 और 3 19। यहाँ जो इक्वल टू सम लिखा हुआ है वहाँ पर 19 लिखा हुआ आ जाएगा,
तो ऑटो सम का मतलब सिर्फ इतना ही है कि शुरू से लेके और एंड तक जहाँ तक आप सेलेक्ट करते हैं उन वैल्यूज़ को, उसके बाद के अंदर आप उसका जो है टोटल काउंट कर सकते हैं कि उनकी वैल्यूज़ कितनी हुई है। जैसे इसी के बिल्कुल बराबर में लिखा हुआ है 23, 52, 65, 100, 45, तो ये सारा का सारा जो टोटल है वो 285 का बन जाएगा। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, इन सभी सेल्स को सेलेक्ट किया और ऊपर ये देखो ऑटो सम का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो भी आपकी जो वैल्यूज़ है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो ऊपर वाले जो ऑटो सम लिखा हुआ है इसको क्लिक करके, और या फिर जो है इस तरह का फॉर्मूला लिख के, दोनों तरह से आप इसको जो है आंसर निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्चुअली एक फंक्शन है एमएस एक्सेल के अंदर ही, जिसमें हम कंडीशंस होती हैं कुछ हमारी, उसके हिसाब से जो है डाटा को फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट मतलब उसको सेलेक्ट करना या उसको तैयार करना। तो किस तरह से, जैसे मान लो कि एक क्लास है, उस क्लास के अंदर जो है 1 से 50 तक रोल नंबर हैं और हर एक बच्चे के जो मैथमेटिक्स में मार्क्स हैं वो अलग अलग आए हैं, जैसे मान लेते हैं। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि 1 से 50 रोल नंबर तक के जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें उन बच्चों को का डाटा जो है डिस्प्ले किया जाए, या उन बच्चों के डाटा को हाईलाइट किया जाए जिनके मार्क्स 25 से अबव हैं और 35, मतलब ऐसे रेंज बोलते हैं ना कि 20 से 25 के बीच में कितने बच्चे हैं, या 25 से 30 के बीच में कितने बच्चे हैं, या फिर या जिस भी तरह की कोई भी कंडीशन किसी के हिसाब से भी। ठीक है, हम अपने हिसाब से कोई भी कंडीशन बना सकते हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हम अपने डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ये आंसर देता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग अधिक फ्लेक्सिबल, जहाँ पर जब कंडीशन पूरी हो जाती है तो उन सेल्स पर फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। अब इसके अंदर फॉर्मेटिंग के अंदर क्या है कि कलर हो सकता है, स्केल हो सकता है, आइकन सेट हो सकते हैं, या फिर डेटा बार शामिल हो सकते हैं। ठीक है, कलर स्केल का मतलब है कि हम ये चाहते हैं कि जिन बच्चों के जैसे होता है कि पूरी की पूरी क्लास का रिकॉर्ड है, हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे फेल हो गए हैं उनकी जो वैल्यूज़ है वो रेड कलर के अंदर आ जाए, तो ये कलर की फॉर्मेटिंग हो जाए। या जिस सेल के अंदर, जिस बॉक्स के अंदर वो वैल्यू है उसके अंदर कुछ जो हम कलर डलवाना चाहें वो कलर आ सकता है। तो किसी भी तरह से हम डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही रहेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, हम अपनी कंडीशंस के हिसाब से डाटा का फॉर्मेट तैयार करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है एमएस एक्सेल में कॉलम को फ्रीज कैसे किया जाता है। ठीक है, कॉलम को फ्रीज करने के लिए मतलब है कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं किया जा सकता। सपोज़ देखो, जैसे क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि ऊपर जो है कॉलम का नाम लिखा हुआ है, सॉरी जो रो है जिसके अंदर हम हेडिंग्स डालते हैं, ऊपर लिखते हैं नेम, रोल नंबर, क्लास, फादर नेम, मदर नेम, फिर उसके बाद में उस टेबल का डाटा हम नीचे डालते हैं। समझ आई मेरी बात? जैसे जैसे मान लो कि हम पूरे को पूरे स्कूल का डेटा तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का डेटा जो है वो एक शीट के अंदर आ जाए, और उस शीट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो कि उस बच्चे का रोल नंबर हो, उस बच्चे का नाम हो, उसकी क्लास हो, उसका फादर नेम, उसके मदर नेम, और उसके बाद में उसके मार्क्स हो जाए, उसकी कैटेगरी आ जाए, उसका अकाउंट नंबर आ जाए, और मतलब जितनी भी एक इन्फॉर्मेशन स्कूल में किसी बच्चे की चाहिए होती है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से हम जो है हेडिंग ऊपर डाल दी। अब क्योंकि स्कूल के अंदर बच्चे जो, अब एक सामने जो हमें जो एक बार में स्क्रीन दिखाई देती है, उस स्क्रीन के अंदर मान लो 20, 30, 40 जितनी वैल्यूज़ हमें दिखाई दे सकती है। उसके बाद में हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे लेकर जाते हैं। अब स्कूल के अंदर अगर 500 बच्चे या 600 बच्चे हैं तो 600 के 600 बच्चों का रिकॉर्ड एक बार में एक शीट के ऊपर तो नहीं आ सकता ना, हम उसको स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है। सपोज़ हमें 300 नंबर के बच्चे को चेक कर रहे हैं, 300 नंबर के बच्चे के चेक कर या उसका डेटा फीड कर रहे हैं, उस टाइम पर जिस कॉलम पर जाएंगे तो हमें ध्यान नहीं रहता कि जो है, क्योंकि कॉलम नंबर तो ऊपर चला गया, तब हमें ध्यान नहीं रहता कि इस कॉलम में कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, तब क्या करते हैं हम, ऊपर वाला जो हेडर होता है, ऊपर वाली जो हेडिंग है जिसके अंदर हमने रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स ये सब लिखा था, हम बस उसको जो है फ्रीज़ करते हैं। फ्रीज़ का मतलब वहीं जमा देते हैं उसको। ठीक है, अब जब स्क्रॉल होएगा डाटा तो उसके नीचे रोल नंबर 1 से जो स्टार्ट होएगा ना वो ऊपर जाता रहेगा। इसका मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को करके दिखा दूँगा।
ठीक है। जो एक बार हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं इसको आपको करके दिखा दूंगा कि किस तरह से हम किसी भी जो कॉलम है उसको, कॉलम को या रो को, किसी को भी हम फ्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रीज़ का मतलब बस यही है कि ऊपर वाला जो कॉलम है उसको फिक्स किया जा, ऊपर वाला जो रो है जिसके अंदर हेडिंग्स लिखी हुई हैं, या किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को हम फ्रीज़ करना चाहें उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। वो अपनी लोकेशन पर ही रहता है, वो अपनी जगह पर ही रहता है, उसके बाद में वहाँ से हिलता नहीं है। ठीक है। सॉर्टिंग और फिल्टर का क्या महत्व है? सॉर्टिंग करना और फिल्टर करना। सॉर्टिंग का मतलब है डाटा को सॉर्ट करना, मतलब जो हमने एक ऑर्डर के अंदर सेट करना। जैसे हम क्लासेस के अंदर पढ़ते आए हैं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है हमने। ठीक है। तो जो मतलब आरोही क्रम और अवरोही क्रम एंड सच, या फिर जैसे अल्फ़ाबेटिकली हम किसी चीज़ को सॉर्ट करते हैं कि पहले ए वाली वैल्यूज़ आ जाए, फिर बी वाली वैल्यूज़ आ जाए, फिर सी वाली वैल्यूज़ आ जाए। ठीक है। तो उस हिसाब से सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग का ऑप्शन है एक पर्टिकुलर कॉलम में डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना। फ़िल्टर क्या है? फ़िल्टर है कि हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से डेटा चाहिए। ठीक है। हमें चाहते हैं, हम एक फ़िल्टर लगा देते हैं कि जैसे हम ये मान लेते हैं कि क्लास के अंदर सब बच्चों के पास अलग अलग, जैसे मान लो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है, किसी बच्चे के पास आईटी का सब्जेक्ट है, किसी के बच्चे के पास एग्रीकल्चर है, फिजिकल है। तो हर एक हम ये चाहते हैं कि सिर्फ आईटी के बच्चे जो हैं उसकी शीट के ऊपर डिस्प्ले हों, या सिर्फ एग्रीकल्चर के बच्चे उस शीट के ऊपर डिस्प्ले हों। तो हम उसके अंदर फ़िल्टर लगा देते हैं, और फ़िल्टर के अंदर जो भी वैल्यू हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो वैल्यू सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से हम फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद में है एमएस एक्सेल में रो और कॉलम को हाइड या अनहाइड कैसे करें। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम को हाइड अनहाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला है, चार्ट बनाने के लिए आवश्यक होता है, पर आप उस डाटा को दूसरे यूज़र को दिखाना नहीं चाहते। इसके लिए हाइड और अनहाइड, बस सिंपली कुछ नहीं करना। उस किसी भी कॉलम को आप हाइड या अनहाइड करना चाहते हो तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक, कॉलम की हेडिंग पर जाओ, उसके ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद में उस आपके सामने प्रॉपर्टीज़ में ऑप्शन आ जाएगा। आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर दीजिए, अगर पहले से हाइड कर रखा है तो आप उसको अनहाइड कर सकते हैं। एक बार क्या होता है, हम डेटा को, ज़रूरी तो होता है लेकिन एक समय के लिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। पर हम उसको क्या है कि डिलीट नहीं कर सकते। तो जब हम किसी चीज़ को डिलीट नहीं कर सकते तो बजाय उसको मतलब डिलीट करने के, हम क्या करते हैं उसको हाइड कर देते हैं ताकि वो बार बार हमारे सामने ना आए। तो जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें उसको हम अनहाइड कर देंगे। ठीक है। एमएस एक्सेल में रोज़ और कॉलम्स को फ्रीज़ करने के क्या चरण हैं? ये देखिए, फ्रीज़ मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि रो को फ्रीज़ करना चाहते हैं, या मतलब उसको वहीं रोकना चाहते हैं, या फिर कॉलम को फ्रीज़ करना चाहते हैं। तो ये उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन स्टेप्स को देख लीजिएगा आप। इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक नया स्प्रेडशीट ओपन करना है, फिर उसमें कुछ डाटा फिल कर दें, उसके बाद में व्यू टैब के अंदर विंडो के ग्रुप में जाइए, और उसके बाद में फ्रीज़ पैनल के ऊपर। ये सारे स्टेप वाइज लिखे हुए हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और जो आपका कॉलम है वो फ्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। तो जब जब हम इसको करके देखेंगे तब इसके बारे में बात कर लेंगे। पेज ब्रेक प्रीव्यू सेट करने के लिए क्या प्रक्रिया है? एक चलिए, स्प्रेडशीट के अंदर पेज ब्रेक प्रीव्यू सेट करने के लिए क्या प्रक्रिया है। पेज ब्रेक का मतलब, पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ पेज ब्रेक क्या होता है। पेज ब्रेक का मतलब है कि जैसे आपने किसी पेज को सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, या सपोज़ हम यही मान लेते हैं कि हमने एक कॉपी का पेज फाड़ लिया, ठीक है, उसके अंदर हम कुछ भी लिख रहे हैं और वो जो भी हमने लिखा वो आधे पेज के ऊपर आ गया, तो बाकी का नीचे बचा हुआ जो आधा पेज है उसका क्या करेंगे, वो खाली बचा हुआ, हम क्या करते हैं उसमें से आधा पेज काट लेते हैं ताकि नीचे वाला जो पेज है वो काम में लिया जा सके। ठीक है। तो बस इसका यही मतलब, पेज ब्रेक का मतलब है पेज को हिस्सों में तोड़ लेना। ठीक है। तो वो उसको एक पेज मान लेगा। ठीक है, उस साइज़ को मतलब जब हम वो फ्रीज वाला जो प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो उस टाइम के ऊपर हम इस पेज ब्रेक को भी कर लें। अभी के लिए आप सिर्फ इतना मान लो कि आपने कॉपी का पेज फाड़ा है जिसके अंदर आपने जितना लिखना था उतना लिख लिया, उसके बाद में जो जगह बच गई उसको काट दिया। उस पेज को हम फाड़ देते हैं, आधे पेज पे लिखा, आधा पेज को फाड़ के अलग कर लिया, तब वो उस आधे पेज को ही जिसके ऊपर हमने लिखा उसी को हमने एक पेज मान लिया, दैट इज़ पेज ब्रेक। ठीक है। रिमूव करना है तो इसी तरह से ऑप्शन मिल जाएगा, आपको रिमूव कर सकते हैं। पेज की लेआउट है,
पेज की लेआउट को सेट करने के लिए किन किन चीज़ों को सेट करना पड़ता है। मैंने आपको बताया है कि पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन का मतलब है, दो तरह से देखा जाता है, या तो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमने कॉपी को सीधा पकड़ रखा है, दैट इज़ पोर्ट्रेट फॉर्म, और उसी कॉपी को अगर हमने गिराया हुआ है या दूसरी साइड से देख रहे हैं उसको, तो दैट इज़ लैंडस्केप। मेरी बात समझ रहे होगे आप। मैं मतलब एक तो मोबाइल को हमने सीधा पकड़ रखा है और एक मोबाइल को हमने इस तरह से घुमा के पकड़ा हुआ है, जिस जिस शेप के अंदर हम अब किसी वीडियोस को देखते हैं, ठीक है। तो जो वीडियो वाली शेप है इसको हम लैंडस्केप बोल देंगे, और जब मोबाइल है जब बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है इस टाइम पे, तो हम इसको पोर्ट्रेट फॉर्म बोल देंगे, ठीक है। तो पेज का भी यही सिस्टम है कि पेज अगर इस तरह से इस तरह से अगर हमने सेट किया हुआ है मोबाइल की शेप के अंदर, ठीक है, तो दैट इज़ पोर्ट्रेट, और लैंडस्केप जो है वो दूसरे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है मार्जिन। मार्जिन कुछ स्पेस छोड़ते हैं हम लिखते टाइम, मान लो साइडों में जगह छोड़ते हैं ना, लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में या ऊपर की तरफ या नीचे। आप कभी भी किसी भी किताब को उठाकर देखना कि हर एक पेज का जो मार्जिन होता है, मतलब लेफ़्ट साइड में पहले पेज पर जितनी जगह छोड़ी हुई है उतनी 20वें नंबर के पेज के ऊपर भी लेफ़्ट साइड के अंदर छोड़ी हुई है, या राइट साइड के अंदर। आप हर एक पेज का चेक करेंगे ना, सब आपको बिल्कुल बराबर बराबर मिलेगा। वो बराबर कोई उन्होंने खुद ने सेट नहीं किया है अलग अलग, उन्होंने एक बार उसको फर्स्ट पेज के ऊपर मार्जिन सेट कर दिया। उसके बाद में चाहे आपकी किताब के अंदर 500 पेज भी क्यों ना है, वो सारे के सारे पेजेस के ऊपर जो मार्जिन होता है, चाहे वो लेफ़्ट साइड का हो, चाहे वो राइट का, चाहे वो टॉप का, चाहे वो बॉटम का, वो सारा का सारा मार्जिन जो है वो एकदम एक्यूरेट होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसमें सिमेट्री बनी रहती है बस कि मतलब पहले पेज के ऊपर चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से ही दूसरे पेज के ऊपर, वहीं से ही 30वें पेज के ऊपर, वहीं से ही 50वें पेज के ऊपर, तो सिमेट्री बनी रहती है, बस बड़ी बात यही है। टाइटल को प्रिंट करना है, अगर मान लो जो हेडिंग है उस हेडिंग को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है मतलब प्रिंट टाइटल्स कमांड आपको प्रत्येक पेज पर दिखाई देनी चाहिए, ताकि उपयोग करना चाहते हैं तो अपनी प्रिंटेड वर्कशीट के प्रत्येक पेज पर इन हेडिंग्स को शामिल करना होता है। मतलब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा चैप्टर का नाम है, जो जैसे कोई भी यूनिट है, उस यूनिट को हम टाइप करना चाहते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, पहले चैप्टर का नाम, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नाम आ गया, फिर जब दूसरा चैप्टर शुरू होगा तो दूसरे चैप्टर का नाम आ जाएगा। तो इस तरह से जैसे मान लो चैप्टर वाइज हम सबका नाम लिखते हैं, तो बस उन्हीं टाइटल्स को प्रिंट करना, दैट इज़ प्रिंट टाइटल। तो उसका भी एक एरिया सेट कर दिया जाता है, तो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही वो जो है वो प्रिंट होता है। फिर उसके बाद में प्रिंट एरिया, मान लो एक्सेल की शीट है, पूरी की पूरी शीट का प्रिंट लेना चाहते हो, या मान लो जितना पेज आपने लिखा हुआ है एक पेज का प्रिंट लेना चाहते हो, पहले 2 पेजेस का प्रिंट लेना चाहते हो, या फिर हमने कुछ मैटर सेलेक्ट किया हुआ है कि मान लो पेज के ऊपर 1 से लेकर 50 तक की वैल्यूज़ हैं, लेकिन हम 1 से लेकर सिर्फ 10 का, मतलब पहले 10 रोल नंबर का डाटा जो है वो किसी पेज के ऊपर प्रिंट लेना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके अंदर जब हम प्रिंट की कमांड देंगे तो वो हमसे बाकायदा पूछता है कि आप पूरे पेज का प्रिंट चाहते हैं, या फिर आपने जो सेलेक्ट किया एरिया, उस सेलेक्टेड एरिया का प्रिंट लेना चाहते हैं। तो वो जैसी हमारी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम एरिया जो है उसका सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब जो भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है शीट के ऊपर, उस शीट के बैकग्राउंड के अंदर हमें क्या दिखाया। हम कई बार क्या होता है कि हम जैसे बुक्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बुक्स के अंदर बिल्कुल सेंटर पे या बुक्स के बैकग्राउंड के अंदर मतलब एक फ़ोटो या कोई लोगो इस टाइप का, कॉपीराइटिंग के लिए। जैसे हम कई बार देखते हैं कि जो गवर्नमेंट से हमारे पास बुक्स आती हैं, उन बुक्स के अंदर बिल्कुल सेंटर में हरियाणा सरकार का लोगो लगा हुआ होता है, तो वो क्या है, वो बैकग्राउंड के अंदर लिखा हुआ है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा जाता है, ठीक है। उसके ऊपर छपा हुआ होता है सारा जो भी आपने लिखा होता है, पर वो इतना डल होता है कि उसके अंदर मान लो जो उसके ऊपर छपा हुआ टेक्स्ट होता है वो हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉपीराइटिंग के लिए होता है। बेसिकली कॉपीराइटिंग का मतलब है कि कोई उस टेक्स्ट को चुरा ना सके, ठीक है। ब्रांडिंग के लिए या कॉपीराइटिंग के लिए ये जो है वो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ये भी फर्दर के भी किसी चैप्टर के अंदर आपके आएंगे, तब हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पेज ओरिएंटेशन 2 तरह से है, बता चुका हूँ, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। फिर इसके बाद में इनके व्यूज़ हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको ये करना है कि इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को अपनी नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। तो उसके बाद में फर्दर हम आगे दोबारा जब दूसरा वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।